गुड इवनिंग क्लास, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जोगिंदर सिंह शेखावत आप सबका स्वागत करता हूं इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में अपन एक ब्रिज को स्टडी करने वाले हैं, एक सेतु को पढ़ने वाले हैं जो कि अपने कई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में क्या किया है, इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो प्रतिरोध का मापन हो या फिर कई अदर क्वांटिटीज़ जो हैं उनके इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता हो, क्योंकि इसमें जो हम गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं उसमें संतुलन की अवस्था पर जब वो शून्य विक्षेप देता है उससे बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती है। एक ब्रिज को संतुलित अवस्था में हल करके कई सारी चीज़ें कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी रहेगी किस पे? व्हीटस्टोन ब्रिज पर। किसके ऊपर? भी सबने नाम सुना होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज, जैसा आप थंबनेल में देख भी रहे हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज को अपन पढ़ेंगे और इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। क्या होता है संतुलन की अवस्था, कब होता है नल डिफ्लेक्शन, उस कंडीशन पर अपने को क्या आउटपुट मिलेगा, उस अवस्था पर हम अज्ञात प्रतिरोध का मापन कैसे करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात किया जाता है, इस चीज़ को भी स्टडी करेंगे। फिर कुछ एग्जाम्पल की सहायता से एक छोटा नेटवर्क अगर दिया जाए उसमें तुल्य प्रतिरोध निकालना हो या फिर करंट निकालना हो, इस तरह के प्रश्न जब आते हैं तो कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था अपनी मदद करती है, अपनी हेल्प करती है, इस चीज़ को स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन किस पे? व्हीटस्टोन ब्रिज पे। देखिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज एक तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है एक तरह का अपना व्हीटस्टोन ब्रिज एक तरह का 4 टर्मिनल डीसी ब्रिज है। क्या है ये? अगर अपन इसकी बात करें तो आप कह सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली आप देख पा रहे हैं, देखो इसमें अपने पास ये 4 टर्मिनल यहाँ पे मेंशन है। ये क्या है? 4 टर्मिनल, और डीसी सोर्स से एक्साइट किया तो मैं कह सकता हूँ एक तरह का ये क्या है, आप कहेंगे ये एक तरह का 4 टर्मिनल, एक तरह का 4 टर्मिनल और डीसी ब्रिज है। कैसा है? 4 टर्मिनल डीसी ब्रिज है, डीसी सेतु है। इस ब्रिज से हम किसी अननोन ब्रांच का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं कहूँ इस डायग्राम को देखकर तो आपको साफ दिख रहा होगा, पी क्यू आर एस 4 तरह की ब्रांचेज हैं जिनमें ए बी बी सी सी डी डी ए, इन चारों ब्रांच में 4 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। इन चारों रेजिस्टेंस में से अगर कोई 3 ज्ञात हों या कोई एक अज्ञात हो, इस तरह से अगर बोले तो अपन उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। इसका कई और परिपथों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए, अप्रत्यक्ष मापन में भी इसे काम में लेते हैं। कैसे हल करेंगे देखिए। अब इस सर्किट में जो पी क्यू आर एस है, अगर इनको थोड़ा सा समझें तो आप कहेंगे एक दो ब्रांच जो ये पी और क्यू दिखते हैं ये अपने पास एक डिकेड बॉक्स के रूप में रेजिस्टेंस होते हैं जिनको हम रेशो आर्म कहते हैं, जो अनुपातिक रूप से क्या करेगा, बदलाव। जैसे मैंने कहा इसका प्रतिरोध है 10 ओम और इसका अगर 100 ओम है, पी की वैल्यू कितनी बोली मैंने? P है 10 और Q कितना है आपके पास? 100। तो आप कहेंगे ये एक तरह से P अनुपात Q यानी 1:10 पे, तो एक तरह का रेशो है, यानी ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष एक अनुपात दिखाते हैं। इनको रेशो आर्म कहते हैं अपन। तो इनके इस रेशो आर्म के सापेक्ष एक अज्ञात प्रतिरोध अपने पास कौन? R, जिसकी वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। और एक होता है स्टैंडर्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध जिसका मानक प्रतिरोध, जिसकी वैल्यू अपने को पता है और उसे परिवर्तित कर सकते हैं, उसके परिवर्तित मानों को भी पढ़ा जा सकता है, ये अपन कहेंगे। तो अब करना क्या होता है? सबसे बड़ी बात है इस ब्रिज में किया क्या जाता है, तो अपन कहेंगे इस ब्रिज में एक रेशो आर्म के सापेक्ष इस नई दूसरी रेशो आर्म यानी इन दोनों प्रतिरोधों के अनुपात को समंजित करके संतुलित करते हैं। ऐसा करके हम वो कंडीशन लेके आते हैं ताकि इस बी डी ब्रांच के बीच जुड़े गैल्वेनोमीटर का विक्षेप क्या हो जाए? शून्य हो जाए। इसका पाठ्यांक क्या मिले? 0 मिले। ऐसी कंडीशन अगर आ जाए उसे अपन कहते हैं शून्य विक्षेप की अवस्था। उसी को ही कहा जाता है ब्रिज की संतुलन की अवस्था। ब्रिज संतुलित कब है? ठीक है, तो अब इस चीज को स्टडी करने वाले अपन डिटेल से आगे देखिएगा। अब अगर मैं कहूं कि ब्रिज यूज कहां करते हैं, क्यों इस ब्रिज का महत्व है, प्रतिरोध के मापन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना जरा थोड़ा सा रेजिस्टेंस की जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी देख लेते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में अपन अगर बात करें तो अपन कहेंगे किसी भी प्रतिरोध को अगर उसको मापना है तो उसकी एक कैटेगरी बना रखी है अपन ने। रेजिस्टेंस को भी टाइप में डिवाइड कर रखा है। यहाँ से क्वेश्चन आपकी स्लाइड से पक्का बन सकता है, देखिएगा। रेजिस्टेंस को मेजरमेंट में, मापन में 3 कैटेगरी में पढ़ा जाता है। एक कहलाता है लो रेजिस्टेंस, निम्न प्रतिरोध, एक कहलाता है आपका मध्यम प्रतिरोध, एक कहलाता है हाई रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध। ठीक, 3 कैटेगरीज है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू किस रेंज में होगी यही कई बार आ जाता है। आपको बोल देगा कि मध्यम प्रतिरोध का मापन सीमा होती है, इसकी रेंज क्या होती है, तो आपको रेंज यहाँ से पता होनी चाहिए। ये मैंने यहाँ पे सीधे सीधे मेंशन कर रखी है। देखिए फटाफट, लो रेजिस्टेंस जो होते हैं वो रेजिस्टेंस होते हैं जिनका प्रतिरोध, जिन चालक का प्रतिरोध, जिन प्रतिरोध का मान 1 ओम से भी कम हो। 1 ओम से कम वाले जितने भी हैं वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? लो रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरा अगर मैं कहूँ तो मीडियम रेजिस्टेंस वाले वो होते हैं जिनकी रेंज 1 ओम से ज़्यादा हो और 0.1 मेगा ओम से कम हो। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा समझा के लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं ना कि भाई इसकी रेंज कहां से होगी, बताइए फटाफट। इसकी रेंज कहां पर होगी? आप कहीं इसकी रेंज होगी 1 ओम से लेके, 1 ओम तो है ही,
इससे कहाँ तक 0.1 मेगा, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है एग्जामिनर, 0.1 गुणा 10 की घात 6 कितना हो गया 1 ओम से आप कहेंगे 10 टू द पावर 6 में 1 कैंसिल कर दूं तो कितनी बचती है 5। ये लीजिए अगर मैं 5 जीरो यहाँ मेंशन करूँ तो ये कितना है भाई अपने पास 1 लाख ओम। तो आप कहेंगे 1 ओम से 1 लाख ओम तक की जो सीरीज है उस पे कौन रखे जाते हैं अपने मीडियम रेजिस्टेंस। और तीसरा कैटेगरी आता है जिसमें आते हैं 1 लाख ओम से भी ज़्यादा, ये किस में आ जाएंगे अपने हाई रेजिस्टेंस। 3 कैटेगरी होगी। मेजरमेंट अगर करना है तो पहले ये देखना पड़ेगा ना कि कौन सा मेथड लगाना है उस आर को मापने का और किसके बारे में। तो पढ़ना व्हीटस्टोन है, लेकिन वो व्हीटस्टोन किस, अब कल को प्रश्न अगर आ जाता है बताइए पेपर में कि व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा प्रतिरोध का मापन किया जाता है किसका, निम्न, उच्च या मध्यम, या किस तरह से अपने को जवाब दे। या डायरेक्टली पूछ ले कि व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा मापे गए मध्यम प्रतिरोध की सीमा होती है, रेंज क्या होती है, तो अपने यहाँ से जवाब अपन दे सकते हैं। वो चाहे ये लिखे 1 ओम से 0.1 मेगा ओम या फिर लिखे 1 ओम से 1 लाख ओम, 1 ओम से 1 लाख ओम तक के प्रतिरोध किसमें आते हैं, मध्यम। अब अगला क्वेश्चन यहीं पर ये बन जाता है कि ऐसे कौन से रेजिस्टेंस है भाई जो 1 से कम है, 1 से 1 लाख के बीच में है, 1 लाख से भी ज्यादा ओम है। अगर इनकी बात करें तो अगर आपको याद हो तो अपन कह सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज लेते हैं। मैं एग्जांपल बताता हूं अपने को याद आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए डीसी जनरेटर की बात करूं, डीसी मशीन में जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर जो सर्किट अपना होता है जिसका काम है इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन में सहयोग करना, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल या मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल को देना। तो उस इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन में जो आर्मेचर यूज होता है उस आर्मेचर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए। अपन कहते हैं वो किस में रखा जाता है, लेस देन 1 ओम। एक होता है सीरीज जनरेटर और एक होता है शंट जनरेटर। सीरीज जनरेटर में हमेशा आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगाते हैं किसको, फील्ड वाइंडिंग को, और शंट में हमेशा कहाँ लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। अब वहां पे अपनी हमेशा कैटेगरी रही है, याद रखिएगा कि सीरीज में लगने वाली हर एक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कैसा होता है, कम, जो आर्मेचर की श्रेणी क्रम में। तो बताइए अगर मुझे कोई इसके उदाहरण पूछ ले तो सीधे दिमाग में आता है क्या कि आर्मेचर रेजिस्टेंस जो होता है, अगर मैं बात करूं आर्मेचर रेजिस्टेंस की तो ये RA हमेशा 1 से कम ओम है मशीन का। अगर मैं बात करूं सीरीज फील्ड का, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है उसे अपन RSE से लिखते हैं, ये भी कम होता है। क्लियर। और तीसरा आपको सबको पता है अर्थ वायर की बात कर रहा है। अर्थ वायर वो वायर है जो फटाफट जो लीकेज करंट है उसको ग्राउंड पे ले जाए। तो बताइए जितना उसका रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही फटाफट और आसानी से जाएगा ना। तो ऑलमोस्ट जीरो पोटेंशियल की तरफ जाने के तो सब भागे रहते हैं, हाई टू लो पोटेंशियल तो आप कहेंगे मिनिमम न्यूनतम प्रतिरोध अपना होता है। तो अर्थ वायर भी इसी सीरीज में आता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो तीनों हैं वो किसके उदाहरण है भाई, किसके उदाहरण है, निम्न प्रतिरोध के। क्लियर। तो अब अपने पास एक तैयार हो गया कि लो रेजिस्टेंस जो 1 ओम से कम, और इन कैटेगरीज में इनको रखा जाता है। ठीक है। एक और एग्जांपल ऐड कर देता हूं। जब अपन मीटर वगैरह पढ़ते हैं तो मीटर के जब जंक्शन बनाते हैं या मीटर के टर्मिनल में अपन लीड लगाते हैं तो जो कॉन्टेक्ट लीड होती है उस लीड का रेजिस्टेंस भी किस में रखा जाता है, वो भी आपके लो रेजिस्टेंस में आता है। बहुत सारी चीजें, इनके लिए अलग अलग विधियां हैं। कैल्विन डबल ब्रिज अपन यूज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड अपन कह सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी कैटेगरी है मध्यम प्रतिरोध, मीडियम रेजिस्टेंस, जो अपन ने कहा 1 ओम से 1 लाख ओम तक के प्रतिरोध इसमें रखे जाते हैं। इसमें किस किस को लिया गया है, तो आप कह सकते हैं शंट जनरेटर, जिसका अक्सर अपन रेजिस्टेंस कितना लिखते थे, याद करो कितना होता था, 100, 200, 300 फील्ड वाइंडिंग के अनुसार। तो शंट फील्ड वाइंडिंग जो होती है यानी कि RSH, इसका हमेशा रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा। दूसरा अगर मैं कहूं तो ट्रांसमिशन लाइन की जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है, अपने को पता है प्रतिरोध उसकी लेंथ के क्या होता है, प्रोपोर्शनल। तो लंबाई बढ़ने के साथ आप क्या कहेंगे, उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो सिंपली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन, लंबी दूरी की संचरण लाइनों का प्रतिरोध भी किस में आता है, मध्यम प्रतिरोध की रेंज में आता है। ठीक। अब आ जाइए तीसरे पर। तीसरा कौन सा है, हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस उस कैटेगरी को बोला गया है जिसमें इसकी वैल्यू 1 लाख ओम से भी ज्यादा हो, या ऐसे कह सकते हैं देखो जिसमें मेगा ओम के अंदर हो। किसमें हो, मेगा ओम, 10 की घात 6 की रेंज में। मेगा ओम किनका होता है, जरा याद करो, इंसुलेशन का। एक तो सबसे बड़ी चीज है किसका होता है, इंसुलेशन का। तो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस किस में ले सकते हैं अपन, आप इस रेंज में ले सकते हो। केबल का इंसुलेशन हो गया, कोई भी अन्य इंसुलेटिंग मटेरियल है उसका अपन किस में ले सकते हैं, इसी रेंज में। किस किस से पढ़ा जाता है, याद करो, मेगा ओम में पढ़ने वाले उपकरण कौन से हैं, मैगर है, ओम मीटर है, इन सब का उपयोग अपन यहाँ पे करेंगे। ठीक। तो अगर मैं कहूँ इंसुलेटर की डिस्क जो होती है, जो आप पिन टाइप शैकल टाइप इंसुलेटर पढ़ते हो, उनमें जो डिस्क लगाते हैं 11 kV की, उन डिस्क का भी प्रतिरोध अगर मैं कहूँ तो एक इंसुलेटर मटेरियल है, वो भी आपकी मेगा ओम की रेंज का होगा। ठीक। तो इस तरह से अपन किसी रेजिस्टेंस को इन कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाए अगर अपने एग्जामिनेशन में तो सीधा टिक लगा सकते हैं, लो, मीडियम, हाई। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं ताकि अपन अपने टॉपिक पर आए जो अपन पढ़ रहे हैं। हमें बेसिकली क्या पढ़ना था,
हमें पढ़ना था व्हीटस्टोन, तो अपन ने कहा किस कैटेगरी का है, तो अपन उस पे आए, दैट इज मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट। जो मध्यम रेंज के प्रतिरोध हैं, 1 ओम से 1 लाख ओम तक के जो प्रतिरोध हैं, उनका मेजरमेंट या उनका मापन किस विधि से किया जाता है। तो उसके मापन के लिए ये 3 सबसे अच्छे मेथड होते हैं। एक अपने पास है, देखिए तीनों के बारे में बताते हैं। एक अपने पास कहलाता है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, एक स्विच के साथ स्विच की 2 पोजीशन लेकर उनसे 2 रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। एक मानक प्रतिरोध होता है, एक अज्ञात होता है। तो क्या करेंगे, एक बार हम किसको करेंगे, अज्ञात को जोड़ लेंगे, एक बार मानक को जोड़ लेंगे, और उन दोनों के साथ सर्किट में जुड़े अमीटर में एक समान धारा का इस्तेमाल करते हैं। तो आप कहेंगे अगर सेम करंट उस सर्किट को फ्लो करिए, यानी उस पूरे सर्किट का प्रतिरोध सेम है, तो आप कहेंगे S की वैल्यू उस अज्ञात रेजिस्टेंस R के बराबर मान ली जाती। तो आप कहते हैं वो अज्ञात प्रतिरोध उस ज्ञात प्रतिरोध को प्रतिस्थापित करता है। इस तरह की विधि जो है वो कौन सी है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक अच्छा मेथड है मीडियम रेजिस्टेंस के मेजरमेंट में। एक मेथड होता है अमीटर वोल्टमीटर। अमीटर वोल्टमीटर तो अपन जानते हैं कि किसी भी सर्किट में मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, सबसे आसान चीज है भी इसके बारे में। अगर एक रेजिस्टेंस की बात करें अपन, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी, तो आप कहते हैं उसके साथ सीरीज में तो लगा दो क्या अमीटर, और पैरेलल में लगा दो क्या वोल्टमीटर। इतना काम कर लो, सीरीज में अमीटर और पैरेलल में क्या लग जाए वोल्टमीटर। अब बताइए करंट कौन पड़ेगा, एम्पियर मीटर, और वोल्टेज कौन पड़ेगा, वोल्टमीटर। तो अमीटर वोल्टमीटर मेथड कहता है कि उस चालक का, उस कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस पूछे आपसे, तो आप कहेंगे उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वोल्टमीटर की रीडिंग अपॉन आपके अमीटर की रीडिंग, दोनों का अनुपात ले लो, वो किसको शो करेगा। कभी क्वेश्चन आ जाए सीधा ऐसा सरल तो कर सकते हो कि एक प्रतिरोध के सापेक्ष जुड़े अमीटर तथा वोल्टमीटर का पाठ्यांक इतने एम्पियर तथा इतने वोल्ट है, तो बताइए चालक का प्रतिरोध क्या होगा। तो अपन कह सकते हैं V/I करके निकाल लो। ठीक, ये तो हुआ अमीटर वोल्टमीटर मेथड। अब आता है बीच में, देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज। किसकी बात करें, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। तो व्हीटस्टोन ब्रिज तो एक टूल है, और मेथड मतलब उसके थ्रू किसको कैलकुलेट किया जाता है, मीडियम रेजिस्टेंस का मापन किया जाता है। ठीक, यहां पर देखिए कुछ 2 पॉइंट मैंने मेंशन किए कि भाई ये मीडियम रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के उपयुक्त होता है। इसको लो रेजिस्टेंस में यूज नहीं करते हैं। लो रेजिस्टेंस के लिए कभी कभार हायर रेजिस्टेंस की लोअर वैल्यू के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन लो रेजिस्टेंस में इसका मेथड का यूज कभी नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि पहले से ही लो रेजिस्टेंस बोल रहे हो जिसका मापन सिंपल नहीं है इसके द्वारा, और दूसरा कि वो कांटेक्ट लीड के प्रतिरोध को यहां समंजित नहीं कर पाता। यानी जो आपने कांटेक्ट लगा रखे हैं, जंक्शन बना रखे हैं, उनका रेजिस्टेंस लो के अंदर ऐड हो जाए तो ये पढ़ नहीं पाएगा और एररफुल रिजल्ट देगा, त्रुटिपूर्ण परिणाम देगा, इसलिए काम में नहीं लेते हैं। तो किसके लिए, कहीं कहीं बोले तो मध्यम और हाई के लिए भी यूज किया जाता है। मोर सुटेबल किसके लिए होगा, व्हीटस्टोन मीडियम रेजिस्टेंस रेंज के लिए। ठीक, दूसरा अपन ने कहा है कि एक तरह का क्या है, डीसी सेतु है, डीसी ब्रिज है, जो संतुलन की अवस्था पर क्या करता है, अज्ञात प्रतिरोध का मापन करता है। यानी आप कहेंगे इस ब्रिज में एक अज्ञात रेजिस्टेंस अगर हो तो बैलेंस कंडीशन पर उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कुल मिला के ये कहना चाह रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज मीडियम रेजिस्टेंस को अपनी बैलेंसिंग कंडीशन में, संतुलन अवस्था में उसका मान प्राप्त करके बताता है। यही इसका टारगेट है। तो अब अपन सीधा किस पे फोकस करते हैं कि व्हीटस्टोन में वो बैलेंस का क्या मतलब, वो किसको बैलेंस करता है, उसको चला थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, तो धीरे धीरे अपन अपने टॉपिक पे आ गए, व्हीटस्टोन पे। चलिए अब ये देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड क्या है, उसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे, इसके बारे में देखिएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड क्या कहता है, इसके बारे में बात करें अगर अपन, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड क्या कहता है। देखो जब ये मेथड सिंपल कहता है कि अपने पास 4 रेजिस्टेंस P, Q, R, S, जैसा कि दिख रहा है S वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है, मानक प्रतिरोध है। R अज्ञात प्रतिरोध है जिसका अननोन रेजिस्टेंस है, ज्ञात करना है। P और Q ज्ञात मान है लेकिन डीकेड बॉक्स के रूप में, तो आप कहेंगे इनका अनुपातिक होता है, 1:10, 2:15, ये कुछ भी हो सकता है, 1:100, 1:100। रेशियो आर्म है, ये एक तरह से क्या कहलाती है, रेशियो आर्म है, 10:1, किसी भी अनुपातिक रूप से इनका प्रतिरोध बदलता है, ये अपन कह रहे हैं। तो अपन ने कहा 4 टर्मिनल है ABCD, तो 4 टर्मिनल ब्रिज हो गया। इस ब्रिज के किन्हीं 2 विकर्ण सिरों के सापेक्ष एक बैटरी लगा दो और बचे हुए दोनों विकर्ण सिरों के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दो। अगर ऐसा किया तो व्हीटस्टोन है। कल को मैं ऐसे करता, ये गैल्वेनोमीटर यहां से हटा के यहीं लगा देता, फिर इसका कोई मतलब नहीं था, फिर इसका कोई भी मतलब नहीं था। ध्यान रखिएगा, व्हीटस्टोन तब है जब किन्हीं 2 विकर्ण सिरों के बीच में गैल्वेनोमीटर हो और दूसरे 2 विकर्ण के बीच में क्या लगा रखा हो, अपने बैटरी लगा रखी हो। इस तरह का सर्किट अगर बने तो आप एक तरह से कह सकते हैं ये 4 टर्मिनल हैं। अब आप बताओ, अगर इस गैल्वेनोमीटर को यहां से हटा के ऐसे जोड़ता तो ये तो दोनों सीधे सीरीज में हो जाते, फिर टर्मिनल का क्या मतलब होता, 2 सीधे सिरे हैं, सीरीज में जुड़े हैं, उस टर्मिनल का कोई मतलब ही नहीं। अब अपन कह सकते हैं एक तरह से नोड की तरह जहां पे करंट विभाजित हो रही है। क्लियर?
अब देखिए होता क्या बेसिकली गैल्वेनोमीटर का भी कुछ प्रतिरोध होगा। मीटर का जो प्रतिरोध है वो मान लेते हैं अपन इस ब्रांच में है, ये मीटर के प्रतिरोध को दिखाता है। तो नॉर्मल अवस्था में कोई भी प्रतिरोध अगर ये सब थे तो आपने कहा एक बैटरी से लगाते सिस्टम एक करंट ड्रॉ करता है और वो करंट इन परिपथ में विभाजित होती है। कैसे? इस नोड पे आके AB ब्रांच में गया I1 और मान लीजिए AD ब्रांच में गया I3, तो आप कहेंगे जो टोटल करंट थी दो भागों में बंट गई। जैसे ही B नोड पे I1 पहुंचता है तो कुछ भाग किस में जाता है? IG, यानी गैल्वेनोमीटर ले लेता है और बचा हुआ किस में जाता है? I2 Q के अंदर, यानी समान धारा नहीं है, विभाजित होगी। आगे जाके ये IG इधर से आने वाली I3 में ऐड होता है, वापस कितना हो जाता है? I4। तो इस तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सभी ब्रांचेज में, सभी प्रतिरोध में कहीं ना कहीं कोई ना कोई धारा बह रही है। हम कहते हैं करना क्या है, हमें तो P और Q तो थे रेशियो आर्म, S था अपना स्टैंडर्ड मानक जिसकी वैल्यू ज्ञात होती है, पढ़ सकते हैं लेकिन परिवर्तित भी है। ये है अननोन रेजिस्टेंस जिसको हमें ज्ञात करना है, और E एक वोल्टेज सोर्स और G लगाया गैल्वेनोमीटर जो कि विक्षेप पड़ेगा। ये अपना डिफ्लेक्टिंग प्रकार का, विक्षेपण प्रकार का कोई उपयंत्र है, ठीक है, जो विक्षेप पड़ता है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के रूप में। विक्षेप पड़ेगा, नल डिफ्लेक्शन आना मतलब इसका पॉइंटर शून्य पर होना, और डिफ्लेक्शन देना मतलब पॉइंटर का मूव करना। तो अपन चाहते हैं जब संकेतक 0 पर आ जाए, नल पोजीशन पे आए, शून्य विक्षेप पे आए, वो इसकी संतुलन की अवस्था कहलाएगी। उस अवस्था में ब्रिज कैसा होगा? बैलेंस्ड होगा, ये अपन कहना चाह रहे हैं। ठीक, चलिए आगे देखें। अब कैसे करते हैं तो वो समझते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे किया। सबसे पहला काम है P अनुपात Q, एक गिवन वैल्यू था तो अपने P और Q को जोड़ के कुछ रेशो सेट कर दिया। R और S उसके सापेक्ष कुछ और हैं तो आपने कहा IG करंट बहती है। अब हमारा काम क्या है, ब्रिज को हल कैसे करते हैं? हम कहेंगे इनको सेट कर दिया, फिक्स कर दिया 1:10 में कोई। अब जब ये वाली ब्रांच भी उसी अनुपात में आ जाएगी तो अपन कहेंगे ब्रिज संतुलित हो जाएगा, उसमें कोई करंट नहीं बहेगी। क्यों? क्योंकि ये बिंदु और ये बिंदु समान विभव पे आ जाएंगे, ऐसा होने पर बीच में कोई करंट पास नहीं करेगा, उसे संतुलन कहते हैं। अब वो लाएंगे कैसे? तो आप कहेंगे इस S को, इस मानक प्रतिरोध को जो कि वेरिएबल है, इसको बदलते हैं, हम इस रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। इसको चेंज करते करते हम उस अवस्था तक ले जाते हैं जब इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं बहे। और जब कोई करंट नहीं बहेगी पता कैसे चलेगा? विक्षेप आ रहा था, थोड़ा बहुत आता है, आते आते एकदम से रुक जाए, तो आप कहते हैं दैट पोजीशन, वो अवस्था कौन सी है? नल डिफ्लेक्शन या शून्य विक्षेप की अवस्था। उस पोजीशन पर IG का मान क्या होगा? 0। अब मैं उसके इस पे आ रहा हूं। ये प्रश्न पूछा जाता है गैल्वेनोमीटर में कब नल डिफ्लेक्शन मिलता है, ये इस तरह से कहता है कि कब ये ब्रिज संतुलित होगा, अलग अलग तरह से बताइए कौन कौन सी अवस्थाएं। तो आपने कहा जब ये ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो सबसे पहली चीज गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होगी, यही कहा जाएगा। और जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होगी, अब गौर से सुनना इस चीज को, जब मैं कह रहा हूं कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, ध्यान से देखिए इस बात को। अगर मैंने बोला कि इस ब्रांच में गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, इसकी वैल्यू 0 बोल रहा हूं अगर मैं, तो जैसे इस ब्रांच में करंट 0 बोला, बताइए इधर से जो भी I1 आ रहा है वो सीधा किस में चला जाएगा? I2 में। ये बात समझ में आती है ना? जो I1 आया वो सीधा किस में चला गया? I2। और जो इधर से I3 आया वो सीधा किस में चला गया? I4। यानी बताइए ये दोनों करंट क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। अब सोचो जरा, जैसे ही मैंने कहा कि इस ब्रांच का कोई मतलब ही नहीं रहा, करंट सीधे जा रही है ऐसे और ऐसे, तो P और Q किस में आ गए? बोलिए सीरीज में, बोलिए फटाफट से, किस में आ गए? P और Q सीरीज में। जैसे ही PQ सीरीज में आया, इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? P प्लस Q। अब ये P प्लस Q रेजिस्टेंस इधर है और नीचे वाला क्या हो गया? R प्लस S, ये इधर है। तो ये कुछ इस तरह का सर्किट बनता है ना, बताओ। ऊपर एक सिंगल रेजिस्टेंस, नीचे एक सिंगल रेजिस्टेंस, इसको मैंने बोला P प्लस Q, इसको मैंने बोला R प्लस S, और इन दोनों के सापेक्ष कौन लगा भी? बताइए फटाफट, एक बैटरी। यही तो हो रहा है, ऐसा ही कुछ हो रहा है ना, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो रहा नहीं। अब ऐसा ही कुछ हो रहा है तो बताइए क्या मैं यहाँ की करंट नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं कहूँगा इस P प्लस Q में जाने वाली जो करंट है वो दोनों सेम है, तो I1 और I2 दोनों बराबर है। तो किसके बराबर होगी? टोटल वोल्टेज दे रखा है अपने को E, और उसमें डिवाइड कर दो किससे? P प्लस Q से। तो अपन कह सकते हैं संतुलन की अवस्था में अगर कोई मुझे करंट पूछ ले तो मैं बता सकता हूँ I1 करंट और I3 करंट, I1 और I2 बराबर होंगी, और किसके बराबर होगी? E बटा P प्लस Q। I3 और I4 बराबर होंगी, और किसके बराबर होंगी? E बटा R प्लस S। तो इस तरह से दोनों ब्रांच की करंट निकाल ली अपन ने। अब आते हैं दूसरी और कंडीशन पे। ये तो समझ आया ना कितना कितना हुआ? चलो अब दूसरी अवस्थाओं पे देखें
तो डायग्राम में पहले आगे शिफ्ट करके बताता हूं। मैं कहूंगा जब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, जरा ध्यान से सुनना, किसी ब्रांच में करंट कब नहीं बहती, करंट कब बहती है ऐसा सोच लो, करंट कब फ्लो करती है, जब आप कहते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच में क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो, यही होता है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर हो, और किन्हीं दो पॉइंट के बीच में, एक उच्च और एक निम्न विभव पे ऐसे कहेंगे, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होने के लिए उन दोनों बिंदुओं का अलग अलग पोटेंशियल पे होना जरूरी है, उनका अलग अलग विभव होना चाहिए। तो बताइए जरा, ये बी पॉइंट, सुनना ध्यान से इसको, अगर मैं फिर से इस चीज को, अगर मैं कहूं इस बी पॉइंट और डी पॉइंट की बात करूं, बी और डी की बात करूं, अगर ये दोनों समान विभव पे आ जाएं, अगर इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाए, तो बताइए क्या कोई करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं। इसका मतलब अपना जवाब आ चुका है। क्या बोलूंगा मैं कहूंगा VB और VD समान है, इक्वल हैं, तभी कोई करंट नहीं बह रही, क्योंकि दो समान बिंदुओं का विभव अगर एक हो तो आप कहेंगे उनके बीच में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्लियर? इसका मतलब ये दोनों किस पे हो गए? इक्वल पोटेंशियल पे हो गए, दोनों बराबर विभव पे हो गए। इसका मतलब मैं दो बातें लिख सकता हूं कि VB बराबर है VD के और VBD का मान किसके बराबर है? 0, क्योंकि जब दोनों इक्वल है तो घटाऊंगा तो क्या आएगा? 0 विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। अब एक और चीज जहां से इसका कंडीशन निकलता है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पर अपन है, आगे मैंने सब लिख रखी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। कैसे? हम कहेंगे जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहां से निकल के आता है, जो आपका फेवरेट P/Q/S रिजल्ट को देगा। कैसे? वो समझ लेना, हमेशा के लिए ध्यान रहेगा, वरना यहां कंफ्यूज करते हो। मुझे ये बताओ, इस ब्रांच को देखो जरा, कौन सी ब्रांच की बात कर रहा हूं मैं? AB ब्रांच की बात कर रहा हूं। इस AB ब्रांच में और इस AD ब्रांच में, इन दो ब्रांच के बारे में बात कर रहा हूं। इस AB ब्रांच की बात करूं तो इसका रेजिस्टेंस कितना है? P, और इसमें करंट कितना फ्लो करता है? आप कहेंगे I1। क्लियर? इस ब्रांच का रेजिस्टेंस है P ओम और इसमें करंट कितना फ्लो करता है? I1। तो मैं कहूंगा इस ब्रांच के ऊपर वोल्टेज इतना है, समझ रहे हैं? और जब इस ब्रांच की बात करूं, किसकी? AD की, तो AD में मैं कहूंगा रेजिस्टेंस कितना है? आप कहेंगे R, और इसमें सॉरी करंट कितना फ्लो करता है? आप कहेंगे I3। R और करंट कितना है? I3। अब अगर मैं पूछूं तो, अब जरा ध्यान से देखिए, मैं कहूंगा ये दोनों बराबर हैं। कैसे? जरा समझे जी। किन्हीं दो ब्रांच का अपन वोल्टेज कब बराबर कर सकते हैं? जब वो समान बिंदुओं के बीच में, कोई भी दो ब्रांच का वोल्टेज कब इक्वल होता है? जब वो पैरेलल में हो। यही समझे अपन ने। तो जरा चेक करिए, इस AB का और इस AD का एक एक सिरा कॉमन है ना, दोनों का एक एक सिरा एक पॉइंट पर है। और अगर बात करूं इधर, तो इसका B पॉइंट और इसका D पॉइंट दिख तो अलग अलग रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल तो दोनों का सेम ही है ना, तो ये दोनों भी तो एक ही पॉइंट हैं। इसका मतलब जब ब्रिज बैलेंस्ड है तो इन दोनों को मर्ज करके मैं किसी एक पॉइंट से मार्क कर सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों रेजिस्टेंस के दोनों सिरे समान जगहों पे जुड़े हैं। इसका मतलब दोनों के सिरों पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो किसके बराबर होगा? इक्वल होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। इसलिए अपन ने कहा P गुणा I1 इज इक्वल टू R इंटू I3। अब इसके अंदर अगर वैल्यू पुट कर दूं तो अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाती है, दैट इज P/Q/S। कैसे? उसके लिए अपन देखते हैं आगे। तो अपन स्टार्ट कहां से करें? इन सब पॉइंट को डिफाइन किया अपन ने। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए फटाफट से। देखिए भाई, यहां पर मैंने मेंशन करी कि सारी संतुलन की अवस्था में जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो क्या हो रहा है बताइए। फर्स्ट पॉइंट में क्या दिख रहा है? जब ब्रिज बैलेंस है तो जस्ट, जब अपना ब्रिज बैलेंस्ड है तो क्या हो रहा है? चेक करते हैं, आ जाए। जब ब्रिज बैलेंस है तो सबसे पहला पॉइंट दिख रहा है कि भाई विक्षेप क्या होगा? 0। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, इसे क्या बोला जाता है? शून्य विक्षेप। और गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन कब नहीं आता है? जब उस पर कोई टॉर्क नहीं लगे कॉइल के ऊपर, और वो कब नहीं लगता? जब कोई करंट फ्लो नहीं करे। इसका मतलब शून्य विक्षेप का होना क्या दिखाता है? IG की वैल्यू क्या होगी? 0। गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। अब इसी से दूसरा पॉइंट जो मैं पीछे लिख के आया हूं कि जब किसी ब्रांच में कोई करंट नहीं बहती, इसका मतलब उसके सिरों पर विभवांतर कैसा है? 0, और दोनों सिरे किस पे हैं? समान विभव पे। तो बताइए जरा, क्या कह सकते हैं? B और D का विभव क्या होगा? समान होगा। अभी अभी पीछे एक्सप्लेन किया था मैंने, VB बराबर VD और VBD बराबर 0। अब आ जाइए तीसरे पॉइंट पे, जो मैंने कहा कि P और Q और R और S किस में हो जाते हैं भाई? सीरीज में हो जाते हैं। सीरीज में होंगे तो रेजिस्टेंस सीधे जुड़ जाएंगे, और लगे किसके हैं? E वोल्टेज के सापेक्ष, तो करंट लिख सकता हूं। तो आपने कहा इसी तरह से I1 I2 करंट समान होगी किसके बराबर? E/P+Q, और I3 I4 समान होगी E/R+S। ये दोनों आ गई करंट। अब फाइनल कंडीशन पे आते हैं जो अपने को संतुलन की अवस्था देगा। वो क्या था? AB और AD के सापेक्ष वोल्टेज समान होगा। वो देख लीजिए अगली स्लाइड में। क्या किया अपने? हमने कहा P और R भुजा, P ब्रांच जो ज्ञात है, R वो है जो अपने को
आर वो ब्रांच है जिसकी वैल्यू अपने को पता नहीं है, यही है ना। आर अननोन ब्रांच है और पी अपने को रेशियो ब्रांच में पता है। तो आपने कहा क्या करें, हमने कहा दोनों के क्रॉस वोल्टेज बराबर कर दो, अगर दोनों बराबर हैं तो विभवांतर समान होगा। जैसे लिखा I1P I3Q, वैल्यू पुट किया, जरा देखिए इसको एक्सप्लेन कर देता हूं क्या हो रहा है। देखो सामने I1 I3 में ये E कॉमन है, ये तो कट जाएगा। इधर क्या निकल के आया, P अपॉन P प्लस Q, और इधर क्या निकल के आया, R अपॉन R प्लस S, ये निकल के आ रहा है। जरा इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अगर मैं इनको पक्षांतरण क्रॉस करूं तो ये निकलता है PR प्लस PS इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करिए क्या आ गया, PR प्लस QR, ये आया। अब बताओ ये PR से PR कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है P गुणा S किसके बराबर है बताइए, Q गुणा R। अब जरा शिफ्ट करके देखिए, अगर मैं इस Q को इधर नीचे ले जाऊं तो क्या ये दिख रहा है P बटा Q, और इस तरफ S को लिए क्या दिख रहा है R बटा S। तो यही तो अपना होता है कि P Q का रेशो R S के रेशो यानी अनुपात के बराबर, इसीलिए उसको रेशो ब्रांच बोला था अपने स्टार्टिंग से। क्लियर। अब बताओ ये P बाई Q रेशो ब्रांच अपने को पता है 1:10 1:20 जो भी दे रखा है, और S की वैल्यू अपन पढ़ लेंगे डिकेड बॉक्स पर। रेजिस्टेंस वेरिएबल था लेकिन ज्ञात तो था ना, तो S पता है, P बाई Q कहता है। बोलिए किसकी वैल्यू आ गई, अननोन रेजिस्टेंस की। तो यहां पर किसने निकाला अननोन रेजिस्टेंस बताओ, P Q तो रेजिस्टेंस थे, S डिकेड बॉक्स था जिसको वेरी करके निकाला। तो निकाला किसने, इस ब्रिज ने, और वो कब, अननोन कब निकाल पाया, जब संतुलन की अवस्था है। तो आप कहेंगे नल डिफ्लेक्शन पर, संतुलन की अवस्था पर व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करता है, सॉल्व करके देता है, अज्ञात प्रतिरोध का मापन करता है। किस तरह के मध्यम प्रतिरोध के, कितनी रेंज का होता है, बोलो मीडियम रेजिस्टेंस किस रेंज का होता है, क्या जवाब देंगे, मीडियम रेजिस्टेंस था 1 ओम से 1 लाख ओम के बीच का, यानी 1 ओम से 0.1 मेगा ओम के बीच का जो रेंज है वो अपन इससे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। व्हीटस्टोन ब्रिज के कुछ एप्लीकेशन होते हैं, जैसे मैंने ये तो बोल दिया, कुछ अनुप्रयोग तो ये थे कि भी आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है। कुछ मैथमेटिकल एप्लीकेशन कैसे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। वो है कि भी इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिर इसको अप्लाई कैसे करते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न खूब देखे होंगे आपने, क्लियर है, सबको दिख रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आपने खूब किए होंगे। बात करते हैं इसकी, क्या पूछ रहा है। एक एग्जांपल है कि A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखो जरा, अगर मैं कहूं मुझे A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ये डायग्राम देखिए फटाफट, इसको सॉल्व करते हैं। अब इस रेजिस्टेंस को देख के थोड़ा सा मैच करो, अपने व्हीटस्टोन की डिजाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बताओ, चेक करिएगा। यहाँ पे बात करते अपन सॉल्व करते हैं। अगर गौर से देखूं तो ये 3 ओम, और इधर अपने पास क्या है सामने 6 ओम, ये 2 ओम, और ये क्या है 9 ओम। अगर मैं इन चार को लूं तो ये P Q R S 4 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। और फिर बीच वाले की बात करूं तो BD के बीच में जो दिख रहा है, इसको मैं क्या कह सकता हूं, ये आपके उस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की तरह लग रहा है। मीटर का भी तो मैंने बोला था कुछ प्रतिरोध होता है, और इसमें कोई करंट भी जारी होगी। इस तरह से पूरा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ले लें। तो सबसे पहले ये चेक कर रहा है इस तरह के क्वेश्चन में कि क्या ये व्हीटस्टोन जैसी डिजाइन है, बिल्कुल दिख रही है, और क्या ये व्हीटस्टोन डिजाइन है तो क्या ये संतुलित है, ये और चेक कर लो। सबसे पहली शर्त, संतुलित कैसे चेक करते हैं बताओ, अभी भी पढ़ा के आए हूं, P बटा Q इक्वल टू R बटा S, ये था ना। तो बताओ यहाँ पे 3/2 और 9/6 एक ही समानुपात में है। ऐसा भी नहीं करना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे और इसको इससे क्रॉस करके चेक कर लिया करो। कैसे भी, मैं ये बोल रहा हूँ इस तरह से कि अपने पास था P अपॉन Q इक्वल टू था R अपॉन S। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता, जो मैंने निकाला ही था कि PS बराबर QR, अगर ये हो जाता है तो बताओ P Q R S में PS यानी 6 गुणा 3, यही होगा 6 इंटू 3, और इधर क्या है 9 इंटू 2। जरा चेक करिए दोनों के दोनों कैसे निकल के आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये दिया गया ब्रिज संतुलित है। अब बताइए जब बैलेंस्ड होता है, अच्छी बात ये निकली कि जब बैलेंस्ड होता है तो अपने को पता है इसका और इसका विभव तो समान होता है। क्लियर। जब दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा तो बताइए विभव समान होने पर क्या इस 6 ओम में कोई करंट जाएगा क्या। जब बैलेंस्ड है तो कितना ही 6 लगा रखो, 60 लगा रखो, 600 लगा रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं है तो अपन कहेंगे इसमें कोई मतलब ही नहीं है, यानी ये सर्किट से हटाया जा सकता है। इसका मतलब सीधा सा हो गया कि जब ब्रिज बैलेंस्ड है, किसकी बात कर रहे हैं आप, कहेंगे जब ये ब्रिज बैलेंस था, कैसे चेक किया, 6 गुणा 3 2 गुणा 9 बराबर आ रहा है 18। जब ब्रिज बैलेंस है तो पहली चीज क्या करनी है, आप कहेंगे पहली चीज क्या करोगे, आप बोलोगे सबसे पहले ये बोलो कि 6 ओम को यहां से हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं कह दूं ये सर्किट में है ही नहीं, ऐसा मान लीजिए, ये लो ये सर्किट में है ही नहीं। अब जैसे ही मैंने कहा सर्किट में है नहीं मतलब ये ब्रांच है ही नहीं, तो बोलो जरा 3 और 2 किस में आ गए, बोलो
3 और 2 किस में आ गए, सीरीज में, और सीरीज का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2। तो ऊपर वाले जो दोनों दिख रहे हैं इनका इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 3 + 2 यानी कितना ओम, 5 ओम। नीचे वाले दोनों किस में आ गए, सीरीज में, तो बताइए ये 9 और 6 किस में दिख रहे हैं, सीरीज में, तो 9 + 6 ये कितना हो गया, बोलो 15 ओम, ये भी सीरीज में। अब जरा गौर से देख के बताओ कि ये दोनों का एक कंबाइंड कितना आया 5, इन दोनों का कंबाइंड कितना है 15। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा कि एक रेजिस्टेंस ऊपर है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, इसकी वैल्यू कितनी है 5 ओम, इसकी वैल्यू कितनी है 15 ओम। ठीक, इसके इधर भी कुछ प्रतिरोध है, इसके इधर भी कुछ प्रतिरोध है, यही तो सर्किट था अपना। बोलो, रिड्यूस करके यहाँ तक पहुंचे, इस टर्मिनल को नाम A दिया, इस टर्मिनल को B दिया, इसकी वैल्यू कितनी थी 4, इसकी वैल्यू कितनी थी 5। अब बताओ जरा 5 और 15 किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में, 5 और 15 किस में, पैरेलल, और पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, R1 R2 बटा R1 प्लस R2, यही होता है। तो क्या आगे बढ़ के करें इसको सॉल्व, देखो आगे क्या करेंगे, इधर देखिएगा। आगे अपन कह सकते हैं कि जो दो ये वैल्यू आई उसको पुनः अगर करें, इन दोनों की वैल्यू 5 और 15 अगर पैरेलल में है, ये हो जाएगा 5 × 15 बटा 5 + 15, यही आएगा इक्विवेलेंट। कितना हो गया, 15 × 5 ये हो गया 75 बटा 20। इसको फिर 5 से कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया 15 बटा 4। 15 बटा 4 से वैल्यू कितना लिख दूं, बोलो कितना लिख दूं, 3.75 ओम, ये आया 3.75 ओम। अब बताओ इन दोनों की वजह से एक रेजिस्टेंस है 3.75 का, उसके साथ ये दोनों किस में जुड़े हैं, सीरीज में। तो बताओ इक्विवेलेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, आप कहेंगे ये कितना है 4, ये कितना है 5, और इस पूरे ब्रिज का कितना निकल के आया, बोलो 3.75 ओम। तो तीनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में, जोड़ दो। आप कहेंगे 4 + 3.75 प्लस, और ये कितना हो गया 5। निकाल लीजिए ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध, यही कितना निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है 12.75 ओम। ये अपना करेक्ट आंसर। तो ब्रिज पर आधारित कभी प्रश्न आते हैं बड़े सरल होंगे, अक्सर किसकी बात करेगा, वो संतुलित ब्रिज की बात करेगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर ये बैलेंस्ड ब्रिज था तब इतनी आसानी से कर पाए। अगर यहाँ पे लिखा होता 6, तब बोलो 3 × 6 कितना हो गया 18, 6 × 2 कितना होता 12। ब्रिज संतुलित नहीं होता तब क्या करते, तब ये 6 नहीं हटता, और जब ये नहीं हटता तो फिर इसे हल करने के लिए क्या यूज किया जाता है, बोलिए फटाफट से, क्या हल किया जाता है, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आपको इतनी चीज समझ में आई और उसको भी पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर स्टार डेल्टा भी पढ़ा दो, हम उसको भी पढ़ा देंगे। तो बेसिक चीजें हैं ये, व्हीटस्टोन बिल्कुल बेसिक है, संतुलित है तो आसान है, नहीं है तो फिर कैसे करें, वो फिर आगे की क्लासेस में अपन डिस्कस करेंगे। तो संतुलित ब्रिज से अपन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस ऐसा ही मैंने एक और क्वेश्चन सेट किया आपके लिए, देखिए और बताइए, फटाफट से आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया इस पे, ये एक फिर से एक छोटा सा प्रश्न, ये भी बड़ा व्यवहारिक सा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। क्या दिख रहा है आपको, यहाँ थोड़ा सा घुमाया है एग्जामिनर ने आपको, ये क्वेश्चन भी खूब रिपीट रहता है, लोगों को याद ही रहता है इसका आंसर। आपके पास ए और बी के बीच के इक्विवेलेंट निकालने, 5 तरह के रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, लेकिन ये कंफ्यूज हो जाओगे कि ये 10 ओम जो लग रहा है ना यहाँ पे, ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लग रहा है, ये किन दो सिरों पर है, ये एक तरफ तो ए पे जुड़ा है, इधर कहाँ पे, ये बीच के किसी दूसरे टर्म में, तो इसके सापेक्ष क्या ये 10 के साथ पैरेलल में, नहीं, क्या इसके साथ पैरेलल ये सीरीज में, नहीं, तो बीच में ही अलग से ही ब्रांच जुड़ी है। इसी तरह से जो नीचे वाला 10 ओम है, इसके लिए भी कहें तो ये कहीं यहाँ और यहाँ पे अलग जुड़ा है, इधर तो बी से जुड़ा है लेकिन यहाँ पे कोई नया सिरा है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो सबसे पहली चीज क्या करो, आप इस सर्किट में जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बन रहे हैं उनको कुछ ना कुछ नाम दे दो ताकि और सरल हो जाए। तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मैं इनको कुछ नाम दे दूं। मान लीजिए मैंने कहा ए और बी तो था ही, मैंने इस पॉइंट को नाम दिया 1, अलग से ए से ही जुड़ा है, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया 2, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया 3, और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया 4। 1 2 3 4, तो एक तरह से 1 2 3 4 4 रेजिस्टेंस आ गए। इन 4 रेजिस्टेंस के बिहाफ पे सोचेंगे कि कैसा बनेगा। अब 1 2 3 4 टर्मिनल पे सारे प्रतिरोध जुड़े, ऐसे प्रश्नों को रीअरेंजमेंट से हल किया जाता है। ठीक, तो क्या करें, सबसे पहले मैं कहूंगा ऐसे क्वेश्चन में मैंने ए पॉइंट बनाया, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करो। ए से एक ब्रांच जा रही है 10 ओम के 3 पर, तो मैंने कहा ए पॉइंट से एक रेजिस्टेंस किस पे गया, 3 नंबर पॉइंट पे, कौन सा था, ये वाला, कितने का था, 10 ओम का बना दिया। फिर एक से दूसरी ब्रांच जा रही है 2 पर, वो भी 10 ओम की, तो आपने कहा 1 से, फिर एक दूसरी ब्रांच जा रही है 2 नंबर पर, ये भी कितने की है, 10 ओम की, ये भी बना दी, इसको भी प्लॉट कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 और 3 के बीच में एक 10 ओम जुड़ा है, ये तीसरे वाला, देखो 2 और 3 के बीच में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा है, आपने यहाँ दिखा दिया, डन। फिर देखा तो 3 से 4 पे जाती है एक 10 ओम, तो ये रहा 3 से 4 पे गए अपन किस पे, ये 4 नंबर पे 10 ओम,
और फिर देखा तो 2 से भी 4 पे आता है, 2 से भी 4 पे आता है 1 10 ओम। ये लीजिए 2 से 4 पे भी क्या लगा दिया 10 ओम। और फिर आपसे पूछ क्या रहा है ए किस पे जोड़ा था, ये 1 नंबर टर्मिनल, ये क्या था 4, तो आप कहीं इधर कहीं है ए और यहाँ कहीं है बी, तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट निकालना है। तो अगर गौर से देखो तो मैंने इस नेटवर्क को इसमें शिफ्ट कर दिया है। अब बताओ कैसा दिख रहा है, बोलो जरा कैसा दिख रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की डिजाइन दिखते ही पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए, क्या बैलेंस्ड है क्या भाई। अगर बैलेंस्ड है तो किसी न किसी को तो उड़ाई देगा, एक रेजिस्टेंस भी उड़ गया तो अपना तो सर्किट आसान हो जाएगा। देखो जरा 10 10 10 10, यह तो आराम से दिख रहा है कि 10 इंटू 10 100, 10 इंटू 10 100, अगर विकर्ण में आपस में बराबर वैल्यू है, या ऐसा सोच लो P बटा Q या R बटा S अगर इक्वल है तो आप क्या कहेंगे, बीच वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगी। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, मैं कहूंगा ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको हटा दो। जैसे ही मैं इस बीच वाले रेजिस्टेंस को हटाता हूं, गौर से देखिए, अगर मैं इसको हटाता हूं, जैसे ही मैं इसको हटाता हूं क्या होगा, बोलो, जैसे मैंने इस रेजिस्टेंस को हटाया, ये 10 और 10 किस में आ गए, सीरीज में। ये 10 और 10 किस में आ गए, सीरीज में। तो बोलो ये एक तरह से पी क्यू और आर एस वाला केस आ गया जो डेरिवेशन पढ़ के है। 10 और 10 सीरीज में कितना हो गया 20, और ये 10 और 10 सीरीज में कितना हो गया 20, और ये दोनों ब्रांचेज आपस में किस में जोड़ी है, पैरेलल में। तो आप कहेंगे 20 और 20 किस में आ गए, समांतर क्रम। और बताइए समांतर क्रम में प्रतिरोध अगर समान जुड़े हों तो प्रतिरोध कितना हो जाता है, आधा। 20 गुणा 20 बटा 20 प्लस 20, तो बताइए वैल्यू कितना निकल के आया, 10 ओम। तो अपना फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 10 ओम। इस तरह से अपन इस तरह के नेटवर्क को क्वेश्चन को हल करते हैं। तो बेसिक से प्रश्न देखो, केवल रीअरेंजमेंट, मेरा मुद्दा था कि मैं मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बता दिया इस एक छोटे से वीडियो में, आपको व्हीटस्टोन भी बता दिया, उसका इंपॉर्टेंस भी, और तीसरा मैं यहाँ पे आपको तुल्य परिपथ पे भी ले गया, सीरीज और पैरेलल। तो एक ही वीडियो से मैं 3-4 चीजें आपकी कवर कर गया। अच्छे से इसको पढ़िए और इस पर और मेहनत करिए। चलिए इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।